रीजन के हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो सब एक है। वहाँ हिंदुओं के 4-5 घर थे और 15-16 घर मुसलमानों के। हर एक की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका अगर मैं कहूँ कि 90-95% पब्लिक ऐसी है जो भाईचारे में यकीन करती है, जो अच्छी तरह मिलकर रहना चाहती हैं। और जब सब कम्युनिटी योगदान कर रही हैं, वही एक तरह का नेशनल इंटीग्रेशन है। मुझे अलवी साहब ने जब इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, तो आपका हुक्म था कि कुछ नेशनल इंटीग्रेशन पर भी मैं बात करूँ। बहुत बड़ा विषय है ये, और नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, हम थोड़ा बहुत जानते सभी लोग हैं। एक अवेयरनेस है ये कि इस मुल्क में जितने भी लोग रह रहे हैं वो किसी जाति के हैं, धर्म के हैं, भाषा से संबंधित हैं, रीजन के हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो सब एक है। और हमें देखिए, जो अंग्रेजी में वर्ड यूज हुआ है वो हिंदी में उसका मेरे हिसाब से कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है। हम लोग इसको कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। मैं ये मानता हूं कि इंटीग्रेशन का सही अनुवाद एकता नहीं है। इंटीग्रेशन जो है उसमें होता है टू असेंबल, सामूहिकीकरण उसका। अब ये तो हिंदी आप ऐसे बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा। तो मैं इस तरह की हिंदी के ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जो इंटीग्रेशन वर्ड है, कहते हैं ना इंटीग्रेट कीजिए इसे, आप सबको मिलाइए, सबको एक मत कर दीजिए, जो प्रयास इस समय हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि नेशनल इंटीग्रेशन को समझने की ज़रूरत है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंटीग्रेशन एकता है, कि अगर एक कम्युनिटी, एक रिलीजन है तो बाकी सब लोग उसी को फॉलो करें। ये इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन ये है कि सब लोग अपना रिलीजन फॉलो करें, सब लोग अपनी कस्टम्स फॉलो करें, सब लोग अपने रेंज में तरह तरह की कस्टम्स हैं, तरह तरह के रीति रिवाज हैं, सब लोग उसको फॉलो करें। लेकिन उसके पीछे जो उनकी सोच है वो ये रहे कि हम एक पूरे देश का एक हिस्सा है। और जब देश का हिस्सा जब हम कहते हैं, तो देश का हिस्सा वही होता है जिसका देश के विकास में योगदान भी होता है। देश के विकास में जब योगदान कोई कम्युनिटी करती है, तभी वो उसका हिस्सा बनती है। और जब सब कम्युनिटी योगदान कर रही हैं, वही एक तरह का नेशनल इंटीग्रेशन है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन जो है, ये जैसे मैंने कहा, एक तो ये है कि विकास, दूसरा ये है, मैं इसको ये भी मानता हूँ कि नेशनल इंटीग्रेशन में हर कम्युनिटी की एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा हम, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, एथिकल वैल्यूज, उससे भी हमें जोड़ना चाहिए। अगर हमारे अंदर नैतिक वैल्यूज नहीं हैं, मॉरल वैल्यूज या नैतिक, जो भी आप कहें उसको, क्योंकि आपके अंदर जब ये चीज़ें होती हैं, तभी आप पूरी अच्छी नीयत से नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करें। भाईचारा रहे, आपस में भेदभाव ना हो, किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म है, चाहे वो क्षेत्र है, चाहे वो भाषा है, इसके आधार पर कोई भेदभाव ना हो, कोई अत्याचार ना हो। ये सब चीज़ें जब होती हैं, तभी नेशनल इंटीग्रेशन होता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम एक खराब दौर से गुजर रहे हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर कुछ और तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं। आज स्थिति ये हो गई है
कि अगर आप एक विशेष एक पर्टिकुलर लाइन को टो नहीं कर रहे हैं तो आप देश के दुश्मन हैं। ये पहले नहीं था। जैसा कि किसी ने शायद कहा भी था कि जब तक हर आदमी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक उस देश में ना तो डेमोक्रेसी प्रॉस्पर करेगी और ना ही उस देश का विकास होगा। हर एक की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और मैंने कहानी बहुत ही होशियारी से, बहुत बारीकी से कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं जो मेरे हिसाब से नेशनल इंटीग्रेशन के हित में नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन के हित में ये सब चीज़ें नहीं हैं। इस पर बातें बहुत की जाती है, लेकिन मैं बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा बातें इसके बारे में करना भी नहीं चाहता, जिससे कि उनके मन में कोई गलत बात ना आए। क्योंकि अभी भी मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग बहुत कम फीसदी जो इस तरह की, जो एक जिसको मैं कहते हैं परवर्टेड सोच के, विकृत सोच के, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बात और है क्योंकि वो कुछ क्षेत्र में प्रभावशाली हैं तो लगता है कि जैसे सब वर्चस्व उन्हीं का है। लेकिन आज भी जो हमारे हिंदुस्तान की जो पब्लिक है उसका अगर मैं कहूँ कि 90-95% पब्लिक ऐसी है जो भाईचारे में यकीन करती है, जो अच्छी तरह मिलकर रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, मैंने अपने बचपन से ये सब चीज़ें बहुत करीब से देखी। मैं जिस जगह पर रहता था शहर में ही रहता हूँ, अभी भी हमारा घर है वहाँ हिंदुओं के 4-5 घर थे और 15-16 घर मुसलमानों के थे। तो बचपन से हम ये सब देखते आ रहे, कभी हमें इस तरह का एहसास नहीं हुआ। ठीक है, जैसा कि वो कई किताबों में उसमें राही मासूम रजा का जो आधा गांव है उसमें इस तरह की बहुत चीज़ें हैं कि हिंदू के घर में कोई बहुत जो पंडित जी टाइप के जो लोग होते थे जो बहुत भेदभाव करते थे, उनके अगर कोई उनका मुसलमान दोस्त आता था तो ये हो सकता है उसके बर्तन अलग हो, उसके बर्तन अलग रखे जाते हो, और जब वो आता था उसी में उसको चाय प्याली वगैरह दी। ये मैंने भी रामपुर में देखा था, लेकिन इसका उनके दिल पर कोई असर नहीं था। एक दूसरे के साथ वो खड़े रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, और कभी लगा ही नहीं कि कोई अलग है हमसे। तो इसलिए ये ख़राब दौर है, और इस ख़राब दौर में हम लोगों को अपने विज़न को और साफ सुथरा रखना है, और जो सही चीज़ है उसके लिए थोड़ा सा स्टैंड भी लेना ज़रूरी है। हर चीज़ मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जब तक हमारे अंदर प्रतिरोध नहीं है, देखिए डेमोक्रेसी में, या मैं अगर कहूँ किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए विरोधी पक्ष और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस की फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर तो हम जानवर हैं, अगर मैं कहूँ, क्योंकि फिर जो हो रहा है वो होता है। इसलिए इस खराब माहौल के बावजूद हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस में अच्छी तरह रहें, और ये जो हमारे इस तरह के पुरखे हैं, मौलाना आज़ाद साहब, इनकी बातों को देखें, सुने, पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं कहानियाँ लिखता हूँ, तो एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करूँगा। एक आदमी जंगल से गुजर रहा, उसके पीछे कुत्ते लग गए, और बड़े खूंखार कुत्ते उसको हमला कर रहे थे, उसको नोचने के लिए तैयार थे। वो डर रहा था, भाग रहा था। कहानी लंबी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आखिर वो एक बचना था, उसको एक पेड़ पे चढ़ गया, कुत्ते भी उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। उसको लगा कि आज तो मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो उसको किसी ने बताया, या उसको पता था पहले से कि ये कुत्ते फलां साहब के,
उसने देखा कि वो नदी के किनारे वो पेड़ था, वहीं पर एक जगह उसने देखा एक साहब बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, पूरे शान शौकत के साथ कुछ खा पी रहे हैं, और कुत्ते उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जैसे उनके नौकर चाकर। और वो कुत्ते जो हैं, तो उसने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे इन कुत्तों से बचाइए। उन्होंने कहा हम कैसे इनको बचा दें, आपको बचा दें, फिर ये खाएंगे क्या? यही तो आपका यही तो इनका खाना है, एक शर्त है सिर्फ आपके बचने की। उन्होंने कहा ये हमारी पहरेदारी करते हैं, हमारा काम करते हैं कुत्ते, इनको कैसे हम भूखा मार दें? तो उनका एक ही रास्ता है। उसने कहा क्या? उनका रास्ता ये है कि आप भी कुत्ते बन जाए, तब आपकी बचत हो सकती है, और आप वही काम करें जो कि ये कुत्ते करते हैं, हमारे घर की पहरेदारी, हमारा सब देखभाल करना। तो उसने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं बन सकता। तो फिर दिमाग में आया क्या करूं, मुझे बचना तो है ही। तो उसके दिमाग में आया कि अगर मैं किसी तरह नदी में कूद जाऊं तो शायद कुत्ते नदी पार नहीं कर सकते, मैं पार कर जाऊंगा। बड़ी नदी थी लेकिन उससे तो उसकी एक डाली नदी के पास तक जा रही, तो वो किसी तरह वहाँ गया, उसमें कूद गया। तो उसको लगा, हालांकि नदी का पार चौड़ा था, तो उसको डर था कि मैं कुत्ते आए, लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं अंदर। जब वो थोड़ा अंदर गया, उसने दिखाया कि नाव वहाँ थी, तो उसको दूर से दिखाई दी, उसमें पुलिस वाले बैठे थे। तब तो उसको बिल्कुल ही मन में सुकून हो गया कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने तैर के उनके पास पहुँचा, उसने कहा कि भाई मेरी मदद करो, मेरे कुत्ते पीछे लगे हुए। वो कहा नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम आपके लिए नहीं हैं, हम उनके लिए हैं जो वहाँ किनारे पर बैठे हुए हैं, उनकी हम पुलिस हैं, जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। तो आपको अपनी अगर बचत करनी है तो आपको जैसे करना है वैसे करिए। बहरहाल वो किसी तरह करते करते वो आगे के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा कोई कमरा कह लो या जो भी कह लो, खोखा टाइप का मिला। वो उसमें घुस गया, उसने चारों तरफ से बंद कर दिया। तभी उसने देखा कि एकदम चारों तरफ कुत्ते फिर आ गए। अब कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई उसकी लकड़ी जो है उसको काट रहा है, उसको लगा कि कुत्ते फिर आ जाएंगे। बहरहाल उसने देखा धीरे धीरे जो है वो लकड़ी भी खिसकने लगी। फिर उसने देखा छत कोई टीन वीन की बनी थी, एक छत भी धीरे धीरे खिसकने लगी। फिर उसने देखा कि झांक के देखा कि वो आदमी जो वहाँ बैठा था वो भी तैर के इधर आ गया है, और आके वो तो उसने सोचा अभी मेरे करीब आएगा तो मैं इसको कहूँगा कि भैया किसी तरह हमारी मदद करो। तभी उसने देखा कि ऊपर से उसकी जो भी कोठी थी या जो भी था उसका हिस्सा, और उसमें से वो आदमी झांक रहा था। लेकिन इस बार उस आदमी की शक्ल बदली हुई थी। वो आदमी सबसे खूंखार कुत्ता था। वो कुत्ते के रूप, उसका चेहरा जो है वो आदमी का नहीं था, कुत्ते का चेहरा। शुक्रिया।